हेलो एस्पिरेंट्स, एम सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम रिवीजन मॉड्यूल की तरह पॉलिटी को पढ़ रहे हैं। इसी सीरीज में हम आज देखेंगे नया चैप्टर पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का भाग 4 जो कहता है डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते क्या। देखिए, अगर आपको यहाँ देखने से एक चीज कंफ्यूजन हो रहा होगा ना कि हमने जब फंडामेंटल राइट्स लिखे तो उसके तुरंत बाद राइट के बाद क्या आता है, ड्यूटी होनी चाहिए आपकी। तो फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 3A होना चाहिए था या 4 होना चाहिए था, पर वो 4A में है। ऐसा क्यों? तो देखिए, जब हम पढ़ते हैं नॉर्मली तो जब डीपीएसपी की बात करते हैं तो उससे पहले आता है फंडामेंटल राइट यानी कि पार्ट 3 और डीपीएसपी। तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी आर नथिंग बट सिमिलर थिंग ऑफ राइट्स। ठीक है, ये दोनों के दोनों ही राइट्स हैं, दोनों ही राइट्स हैं। अब राइट्स कैसे हैं तो देखिए, ये राइट्स जो है ये है कैसा, एनफोर्सेबल या जस्टिसिएबल है और ये है नॉन जस्टिसिएबल। यानी अगर ये वायलेट होता है उस केस में क्या होगा, आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये कोर्ट्स में जा सकते हैं क्योंकि गारंटीड मिलता है। पर यहाँ पे डीपीएसपी में गारंटीड नहीं मिलता है। ठीक है, ये क्या है, बस ये राज्यों को बताया जाता है कि अगर आप ये काम करेंगे, XYZ जो भी काम आपको बोला जा रहा है वो काम करेंगे तो जो सिटीजन है, इंडिविजुअल्स है, उनको कुछ और राइट्स मिलेंगे और ये सारे राइट्स और ज्यादा स्ट्रांग हो पाएंगे, सुदृढ़ हो पाएंगे। तो यही दोनों पार्ट राइट्स है, इसीलिए फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A हो गया। ठीक है, इसके बाद हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट डीपीएसपी। देखिए, जो डीपीएसपी है सबसे पहले तो ये लिया कहां से गया है, तो ये लिया गया है कॉन्सेप्ट कि ये लिया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट है उसको लिया है। क्यों? क्योंकि हमें अच्छा लगा कि भाई चलो फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ कुछ और ऐसे कार्य हैं राज्यों के जिसके माध्यम से राज्य जो है या स्टेट जो है वो हमें और राइट्स प्रोवाइड करता है और अधिकार देता है। तो ये हो गया आपका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ। इसके बाद ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये बोलता है वेलफेयर स्टेट का। ठीक है, वेलफेयर स्टेट यानी लोक कल्याणकारी राज्य या जन कल्याणकारी राज्य। तो वेलफेयर करना यानी कल्याण करना, तो कल्याण कैसे करेगा, बाय मीन्स ऑफ जस्टिस। ठीक है, कल्याण कैसे होगा, न्याय देके होगा। अब न्याय कैसा मिलना चाहिए, तो न्याय 3 तरीके से मिलना चाहिए। बेसिकली आपके प्रीएम्बल में भी लिखा है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। ठीक है, SE&P। प्रीएम्बल में भी लिखा हुआ है ना कि सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अब जब इस तीनों माध्यम से आप न्याय देते हैं तो अपने आप ही राज्य का काम क्या होता है, ये न्याय देने के लिए कि लोक कल्याण करना, जन कल्याण करना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आता है आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेट के थ्रू। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेट। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट, सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। तो ये क्यों लाया गया, तो ये लाया गया ताकि आप पुलिस स्टेट ना बने। अब पुलिस स्टेट का क्या मतलब है, देखिए वेलफेयर स्टेट का मतलब तो मैंने बता दिया कि आपको न्याय देना, आपको हर वो चीज देना जो आपके लिए जीवन में अच्छा करे, लाभकारी हो, ठीक है, प्रॉफिटेबल हो। पर पुलिस स्टेट क्या होता है, ये होता है आपके ऊपर स्ट्रिक्टनेस लाना, आपके ऊपर दबाव डालना, आपको कुछ चीजें करने से रोकना। तो ऐसा राज्य नहीं बनना चाहिए जिसमें आपको रोका जाए, आपको खुल के बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, जब देश के नागरिक यानी सिटीजन
अगर खुल के अपने आप को एनफोर्स कर पाएंगे, आपको एनहेंस कर पाएंगे, अपने आप को बढ़ा पाएंगे, तो अपने आप ही क्या होगा, उसके साथ ही साथ उनके एनफोर्समेंट, उनके एनहेंसमेंट के साथ देश भी प्रगति करेगा, देश की प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप ज़्यादा दबाव डालेंगे तो उससे क्या होगा कि लोग विद्रोह कर देंगे। तो विद्रोह ना करें, और क्योंकि आप चुने हुए हैं उनके बीच में से ही, तो आप उनके लिए जो करेंगे वो अपने लिए भी करेंगे। मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव्स कोई काम करते हैं तो वो काम सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए थोड़ी होता है, वो किसके लिए होता है, वो खुद के लिए भी तो होता है, क्योंकि आप भी खुद उस समाज के पार्ट हैं। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आता है वेलफेयर स्टेट का। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि नॉन जस्टिसिएबल है। माना कि नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते, मतलब कोर्ट जाने का आपके पास ये बेसिकली लीगलिटी नहीं है, इसका लीगल, इसका कोई भी वैधता नहीं है। तो इसके बाद भी लेकिन ये फंडामेंटल है, ठीक है। गवर्नेंस के लिए ये फंडामेंटल मतलब मौलिक है कि अगर आपको गवर्नेंस करना है, यानी लोगों का कल्याण करना है, लोगों के लिए शासन करना है, तो अच्छा शासन कैसे कर पाएंगे, जब आप लोगों के लिए कल्याण करेंगे, ठीक है। तो लोक कल्याणकारी राज्य यानी पब्लिक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए आपको करना होगा गवर्नेंस बेटर। इसीलिए आज आप सुनते हैं ना गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट। तो जो गुड गवर्नेंस या सुशासन है वो कॉन्सेप्ट यहीं से आया है कि वेलफेयर स्टेट करना है, कि लोगों को पता चल गया है कि उनके लिए सर्विसेज क्या है, मतलब उनको क्या चीज चाहिए, और सरकार को पता है कि उन लोगों को कैसे वो चीज प्रोवाइड करनी है। तब जाके लोग खुश होंगे, तब हमारे टर्म से प्रसन्न होकर हमें फिर से चुनेंगे। कोई भी गवर्नेंस में जो भी आते हैं वो क्या चाहते हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, कि हम दोबारा चुन के आए। दोबारा कब चुने जाएंगे, जब आप उनसे खुश होंगे। तो वो खुशी कैसे होगी, जब आपको आपके मन मुताबिक चीजें मिल जाएंगी, जो आप डिजर्व करते हैं, जो आपकी सर्विसेज आपको चाहिए, मतलब जो आपकी मांगे हैं वो पूरी होगी, तो आप अपने आप ही खुश होंगे। खुश होंगे तो आपका वेलफेयर होगा तो ऑटोमेटिक है कि वो गुड गवर्नेंस कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब चलते हैं आर्टिकल्स के माध्यम से, फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए, अब डीपीएसपी को समझते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 36, ठीक है। इस लेक्चर में हम आर्टिकल 36 से लेकर 39A तक देखेंगे। तो चलिए बताता हूँ 36 क्या बताता है। यानी आर्टिकल 36 सेम चीज कहता है जो चीज आपके आर्टिकल 12 में कही है, यानी आर्टिकल 12 में जो डेफिनेशन दी है इसी चीज को यहां भी कंसीडर करता है एज ए स्टेट, कि हम जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल दे रहे हैं स्टेट को कि पॉलिसी आपको बनानी है, नीति निर्माण करना है, वो नीति निर्माण कौन करेगा, कौन होगा स्टेट। ये डेफिनेशन आपको वही डेफिनेशन है जो आर्टिकल 12 में लिखी है। इससे क्या पता चलता है, ये दोनों राइट्स हैं, क्योंकि वहां भी राइट्स बताता है, यहाँ भी राइट्स बताता है, सेम स्टेट है कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए ये दोनों अधिकार हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब आते हैं आर्टिकल 37 के बारे में। देखिए आर्टिकल 37 क्या कहता है, अभी हमने पढ़ा ना थोड़ी देर पहले कि ये नॉन जस्टिसेबल, नॉन एनफोर्सिएबल है, मतलब इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो ये कहीं लिखा होगा तभी तो आप बता सकते हैं, ये लिखा है आर्टिकल 37 में, ठीक है। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 में ये चीजें दी हुई है कि ये इसका किसी भी लॉ, मतलब जितने भी आर्टिकल्स अभी पढ़ेंगे हम, उनका कहीं भी एनफोर्स आप नहीं कर सकते। अगर वो आपका हनन होता है, अगर वो वाले राइट्स आपके वायलेट होते हैं, तो उस केस में आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये हो गया आर्टिकल 36 और आर्टिकल 37। अब देखते हैं आर्टिकल 38। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि वेलफेयर स्टेट का अवधारणा रखता है डीपीएसपी, यानी कॉन्सेप्चुअलाइज करता है वेलफेयर स्टेट को। तो वो आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के थ्रू ये पावर मिलता है, तो ये मिलता है आर्टिकल 38 के थ्रू, ठीक, जिसमें जहां बोला जाता है कि लोगों के बीच में सोशल ऑर्डर बढ़ाना है, जिसके थ्रू वेलफेयर हो सके सोसाइटी का, ठीक है। स्टेट का काम क्या है, लोगों के बीच में सोशल ऑर्डर यानी समानता लोगों के अंदर लाना, लोगों के बीच में समानता लाना। अब ये समानता कैसे लाएगा, तो इसके दो क्लॉजेस के थ्रू लाएगा, ठीक है। तो इसके दो क्लॉज हैं, क्लॉज 1 और क्लॉज 2। तो ये क्लॉज 1 में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि जस्टिस प्रोवाइड करेंगे तो वेलफेयर होगा। तो वेलफेयर स्टेट के लिए क्या करना होगा, जस्टिस देना होगा। और जस्टिस कैसा था, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, ये क्लॉज 1 में लिखा हुआ है साफ साफ। तो ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया उसी को यहाँ पे आर्टिकल के माध्यम से बताया गया है संविधान के थ्रू।
ठीक है, संविधान ने आर्टिकल के माध्यम से या अनुच्छेद के माध्यम से आपको ये बताया है कि जस्टिस यानी न्याय, सोशल सामाजिक, आर्थिक, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। अभी कैसे मिलेगा? देखिए, सोशल कैसे मिलेगा? जब इक्विटी होगा, जब लोगों के बीच में एक समानता आएगी। ठीक है, तो समानता कैसे आएगी? जब जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है, उसका एलोकेशन सही तरीके से होगा, मतलब उसका बंटवारा सही तरीके से होगा। ठीक है, फिर इकोनॉमिकल कैसे होगा? तो सबको समान रूप से अपना अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने का मौका मिले, यानी कि अपना जो भी आप ऑक्यूपेशन करना चाहते हैं, जो भी आप जॉब करना चाहते हैं, उस सबकी आज़ादी आपको मिले, साथ ही आपको हर वो अपॉर्चुनिटी मिले जिसके माध्यम से आप अपना अर्निंग बढ़ा सकते हैं, अपना पैसा बढ़ा सकते हैं। यानी जो अमीर और गरीब का जो फासला है ना, उसको कम करने का कॉन्सेप्ट बताता है इकोनॉमिकली थ्रू। ठीक है, फिर अगला बारी आती है आपकी पॉलिटिकल। पॉलिटिकल कैसे है? तो आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार है अगर आप 18 साल के ऊपर हैं। ठीक है, तो आप चाहे पढ़े लिखे हों, चाहे नहीं पढ़े लिखे हों, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी लिंग के हों। ठीक है, अगर आप भारत के निवासी हैं और आपको वोटर आईडी कार्ड मिल चुका है, ठीक है, 18 साल के ऊपर हो चुके हैं, तो आप अपना वोट, जो आपका वोट है, उसको कास्ट करके अपना रिप्रेजेंटेटिव या अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं। इस माध्यम से आपको पॉलिटिकल न्याय मिलेगा। अब आते हैं क्लॉज 2 पे। ठीक है, यहां बोल रहा है कि आपको क्या करना होगा? इनइक्वालिटी इन इनकम, इसको रोकना होगा। अब ये रोकने के लिए क्या करना होगा? बेसिकली आपको स्टेटस, अपॉर्चुनिटी और फैसिलिटीज का प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, बेसिक्स, ये सारी चीजें आपको जब मिलेंगी तो ऑटोमेटिक है कि आपके बीच का जो इनकम है वो खत्म होने लगेगा। इनकम इक्वल होगा तो उससे स्टेटस अच्छा होगा। अगर अपॉर्चुनिटी अच्छा मिलेगी तो इनकम बढ़ेगा, और फैसिलिटीज अच्छी मिलेंगी तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलने लगेगा और आपको अपने आप को बढ़ाने का मौका मिलेगा। यानी स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, मतलब बेहतरी की तरफ अपने आप को बढ़ाने का मौका मिलेगा। इसका प्राइम एग्जांपल ये सब करने के लिए कि देखिए, आपको पता है कि सरकार बहुत सारे इनिशिएटिव लॉन्च करती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें लॉन्च करती है जिसके माध्यम से आपको ये सारे मिलेगा। जैसे मनरेगा, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उसके माध्यम से आपको इनइक्वालिटी में कमी करने की कोशिश होती है कि जो इनइक्वालिटी है इनकम के माध्यम से, जो गरीब है, जिनको पैसा नहीं मिल रहा है, जो अनएम्प्लॉयड है, उनको मौका मिले। ये चीजें हैं आपके यहाँ से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। अब देखिए, बेसिकली इसका मतलब क्या है, ये कैसे होगा, इनइक्वालिटी इनकम से कैसे कर सकते हैं? तो बहुत तरीके हैं। जैसे आप पता, अगर आपको पता है कि एक अमीर है और एक गरीब है, तो सबसे बढ़िया सरकार कैसे करती है बराबरी करने की कोशिश, कि भैया हमारे पास तो पैसा है नहीं, हमारे इनकम ऐसा कुछ होता नहीं है जनरेट, तो कैसे जनरेट करें? टैक्स के थ्रू। अगर आप इस तरह से समझते हुए पढ़ेंगे ना, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। क्योंकि देखिए, सरकार टैक्स क्यों लगाती है? ताकि जो इनकम डिस असेंबली है, जो इनकम का जो खाई बना हुआ है कि किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, किसी के पास बहुत कम है, तो जिनके पास ज्यादा पैसा है उनसे टैक्स रेट ज्यादा लेके, इसलिए आपको पता है टैक्स स्लैब ज्यादा होता है। एक आपको 5 लाख 7 लाख ये सब जो स्लैब्स बना के रखा गया है न्यू टैक्स पॉलिसी, ओल्ड टैक्स पॉलिसी के थ्रू, तो ये क्यों है? ताकि जो अमीर है उनसे थोड़ा ज्यादा लेके उसका जो इस्तेमाल हम करें वो लोगों के वेलफेयर में करें। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है? वेलफेयर ही तो करना है। तो इन दो माध्यम से आप करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा आपको आर्टिकल 38। अब जानते हैं आर्टिकल 39। चलिए देखिए, आर्टिकल 39 में 6 चीजें दी हुई हैं। ठीक है, 6 चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या बोलता है कि आपको ऐसी पॉलिसी बनाना है स्टेट को, यानी ऐसे नीति का निर्माण करना है जिसके माध्यम से आप क्या करेंगे? सिक्योर कर सकते हैं, यानी सेफ कर सकते हैं, बचा सकते हैं क्या? मैन वुमेन सिटीजन को उनका एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि जो उनको जरूरत है, जितना जरूरी है। ये आइडिया आपको दिख रहा होगा कहाँ से आ रहा है? ये एक चीज है जो मैंने आपको पहले बताया था एक्सप्लॉइटेशन के टाइम में। ठीक है, आर्टिकल 23 में था ना कि एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, मिनिमम वेज वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो वैसे ही एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मिलना चाहिए। ये कैसे मिलेगा? सरकार कैसे कर सकती है ये? वहां तो इंडिविजुअल कर रहा था ना आपके खिलाफ एक्सप्लॉइटेशन, पर यहाँ पे सरकार कैसे आपको एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड दे सकती है? मनरेगा के थ्रू, जैसे अभी जस्ट एग्जांपल दिया मैंने। ठीक है, मनरेगा हो गया या दूसरे अदर स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से आपका स्किल डेवलप करके आपको अपॉर्चुनिटीज देंगी।
तो इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड अपना सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपको जॉब चाहिए तो 100 दिन का रोजगार मनरेगा देता है, स्किल डेवलप करेंगे तो स्किल के थ्रू फिर दूसरी चीज़ें मिलते हैं, लोगों को फिर पेंशन स्कीम के थ्रू मिलता है एडिक्वेट लाइवलीहुड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। दूसरा क्या बोल रहा है कि रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होना चाहिए जिससे जो लोगों का कॉमन है गुड है ना, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए किसी एक को फेवर करा जाए, ऐसा होना चाहिए कि समाज को साथ में लेके वो रिसोर्सेज का बंटवारा हो ताकि पूरे समाज का कल्याण हो सके। बेसिकली वेलफेयर ही तो करना है ना हमें, लोक कल्याण करना है। फिर लास्ट में तीसरा बोल रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, किसी एक के पास संपत्ति का जमावड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करवाना है, ऐसा काम करवाना है सरकार को ताकि लोगों में बराबरी से पैसे का वितरण हो सके या वेल्थ या संपत्ति का वितरण हो सके। मतलब हर किसी को ये मौका मिले कि वो अच्छी खासी एडिक्वेट लाइवलीहुड कमा सके। फिर आता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क टू मैन एंड वुमेन। ठीक है, अगर सेम काम कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि कल को एक कंप्यूटर इंजीनियर है मेल, तो अगर उसी काम को अगर फीमेल कर रही है तो सेम काम के लिए, सेम जॉब के लिए, सेम पोस्ट के लिए सेम पैसे मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेल है तो उसको ज़्यादा मिलेगा, फीमेल को कम मिलेगा, मगर नंबर ऑफ आवर्स वो सेम कर रहे हैं, जो प्रोडक्टिविटी है वो सेम है, सब कुछ सेम है, तो सेम वर्क सेम पे मिलना चाहिए। फिर बोल रहा है कि हेल्थ स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर मैन एंड चाइल्ड। जैसे मान लेते हैं कि किसी फैक्ट्री में मैन वुमेन काम कर रहे हैं एज अ वर्कर, तो उनको क्या करना होगा, उनको ऐसा काम देना होगा जिसके माध्यम से उनका हेल्थ डिटेरिएट ना करे, स्ट्रेंथ उनकी बनी रहे। इसका प्राइम एग्जांपल है, आपको पता है कि गवर्नमेंट एक एज के बाद लोग क्या करता है, कंपलसरी रिटायर कर देता है। जैसे 60 या 62 में, 65 में रिटायरमेंट एज होती है। तो ये जो एज है ये डिसाइड कैसे हुआ, ये इसलिए डिसाइड हुआ कि गवर्नमेंट को लगा कि एक एज के बाद आपको थोड़ा सा आराम देना जरूरी है, नहीं तो आपके शरीर को नुकसान होगा, आपके स्वास्थ्य को नुकसान होगा। तो सरकार क्या करती है कि अपने एम्प्लॉयर्स को, जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, ठीक, गवर्नमेंट जॉब्स में से जो रिटायर जो होते हैं, उनको क्या करती है, पुराने टाइम में पेंशन देती थी, आज के टाइम में कुछ रिनमरेशन देती है, ताकि आपका आने वाला समय अच्छे से कट सके और आपका मेहनत जो अब तक आपने किया उसका फल आपको मिल सके। लास्ट में देखिए, चिल्ड्रन को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जिसके माध्यम से वो हेल्दी लाइफ डेवलप कर सके। ठीक है, अब ये वाला कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से दिख रहा है, ये है आर्टिकल 24 का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रंस की बात की थी हमने। तो देखिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, CWC वगैरह, CWB, ठीक है, चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड बनता है, तो ये सब लोग क्या करते हैं, या मान लेते हैं जैसे ऑर्फन बच्चा है, अनाथ बच्चा है, तो उसकी देखभाल कैसे करेगी सरकार, या कोई बच्चा बिछड़ गया किसी से, मान लेते हैं जैसे अभी महाकुंभ हो रहा है, पहले की मूवीज में आप देखे होंगे ना कि महाकुंभ या कुंभ वगैरह में जाते थे तो बच्चे मेले में जाते थे तो बिछड़ जाते थे, फिर कई सालों बाद मिल रहे हैं। तो वो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो उससे बचाव के लिए कि अगर कोई अनाथ या ऐसा, मतलब मान लेते हैं कि कोई बिछड़ गया बच्चा जिसके पेरेंट्स नहीं हो, कोई त्रासदी में उनके मम्मी पापा मर गए हो, किसी को छोड़ दिया गया हो, इस तरह के जो केसेस में बच्चे हैं, उनको उनके बाकी बच्चों की अपेक्षा अच्छा जीवन मिल सके, बाकी बच्चों के जैसा, इसीलिए उन्हें अपॉर्चुनिटी और फैसिलिटी मिलनी चाहिए। ये काम कौन करेगा, सरकार करेगी, इसीलिए अनाथालय बनता है। ठीक है, अब इसमें सिर्फ हेल्प चिल्ड्रन का है इसलिए, तो अगर आप देखें तो वृद्धाश्रम भी बनाती है सरकार, ताकि जो वृद्ध जन है, जिनके ऊपर जो आश्रित थे किसी और के ऊपर, मगर अब उनका आश्रय नहीं है, तो उस केस में सरकार उनके लिए कुछ करती है। यहाँ चिल्ड्रंस के लिए करती है, वहाँ उसके लिए करती है। F जो है ये आर्टिकल 24 के लिए ही एक तरह से, कि अगर आर्टिकल 24 में मान लेते हैं कि किसी बच्चे को 23 और 24 के थ्रू, 23 का भी पार्ट है, बताते हैं, मान लेते हैं कि किसी का ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुआ, ठीक है, तो कोई बच्चा को चुरा के कहीं और ले गया, लेकिन पुलिस उसको पकड़ ली, मगर उसके पेरेंट्स को नहीं खोज पाई, तो उस केस में उस बच्चे का देखभाल कौन करेगा, राज्य करेगी, यानी स्टेट करेगी। तो उम्मीद करता हूँ 39 आर्टिकल 39 आपको समझ आ गया होगा, मैंने डिटेल में इसको एक्सप्लेन कर दिया, इससे बाहर क्वेश्चंस आने की उम्मीद कम है। चलिए अब देखते हैं आर्टिकल 39 है और आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक। ये जो है 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया। तो ये कहता क्या है, देखिए ये कहता है इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए और फ्री लीगल एड।
ठीक है। अब ये जो फ्री लीगल एड है, याद है आपको मैं 20, 21, 22 जब पढ़ा रहा था, जो इंटरकनेक्शन के टाइम में बताया था कि एक वकील मिलना कंपलसरी है। ठीक है, एक वकील मिलना ही चाहिए। किस में मिलना था? जब आपको लोग डिटेन करने आ रहे हो। ठीक है, तो फ्री लीगल एड मिलना चाहिए आपको आर्टिकल 22 के थ्रू, क्योंकि अगर आपके पास वकील नहीं है तो सरकार आपको वकील देती है। इसके अलावा इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए, यानी आर्टिकल 14 कहता है ना आपको कि जस्टिस इक्वलिटी मिलना चाहिए जस्टिस में। तो वो कैसे मिलता था? तो आप प्रोसेस फॉलो करके काम करते थे। ठीक है, आर्टिकल 21 में भी कहता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसेस इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, दोनों देखा जाएगा। तब आपका जो हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 में, वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ समझ में आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आ रहा हो कैसे इंटरकनेक्ट करते हैं, रिलेट करते हैं। सिर्फ आर्टिकल रटने से मतलब नहीं होता। आर्टिकल अगर 39 है तो कैसे आर्टिकल 14 से जुड़ा है। ठीक है, आर्टिकल 39 ए कैसे 21, 22 और 20 से जुड़ा है, मतलब 22 से कैसे जुड़ा है डायरेक्टली, 21 को कैसे बचाता है। ठीक है, फिर जब मैं पढ़ाया था तब 20, 21, 22 को एक दूसरे से रिलेट किया था कि कैसे 21 यानी आपका पर्सनल लिबर्टी को 20 और 22 बचाता है। तो ये चीजें आपको एक साथ इंटरकनेक्ट करके पढ़ना होगा। जब इंटरकनेक्ट करेंगे, एक दूसरे से जोड़ के पढ़ेंगे, लिंक करके पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा पूरा इजीली, उसको कॉन्सेप्ट को आप लिख पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो इक्वल जस्टिस देना, इक्वल फ्री लीगल एड देना, तो ये कैसे एक अपॉर्चुनिटी देता है, आपको मौका देता है कि आपका भी रिप्रेजेंटेशन हो सके अच्छे से, चाहे वो गरीब तबके के हों, चाहे अमीर तबके के हों, चाहे अगर मान लेते हैं कि आपको लग रहा है कि कोई भी आपका बचाव नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में भी देखते होंगे ना कि कई बार ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें पता है कि यही कल्प्रिट है, लेकिन तब भी सरकार उसे क्या करती है, एक इक्वल जस्टिस का मौका देती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ इस केस में कहाँ बचाव होता है, एक्सेप्शंस है। जब आप एनिमी एलियन को पकड़ते हैं ना, जब वॉर हो रहा हो और एनिमी एलियन को पकड़ते हैं, तब उस केस में उसको एक लॉयर मिलने का कंपल्सन नहीं होता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि उसको लॉयर मिलेगा, सरकार चाहे तो दे चाहे नहीं दे। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आप एनिमी एलियन नहीं है तो कसाब को भी मिला था लॉयर। ठीक है, जो कि सबको पता ही कसाब ने कितना निर्मम हत्या किया था। तो ये सरकार जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सबको प्रोवाइड करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आर्टिकल 39 ये आपको समझ आ गया होगा। और ये किस लिए कि ये कोई डिनाई ना हो सके, जस्टिस डिनाइड ना हो, इसीलिए हम ये कॉन्सेप्ट आर्टिकल 39 ए को लेके आए, ताकि सबको मौका मिल सके अपने आप का बचाव करने का। चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आर्टिकल 36 से लेके 39 तक समझ आया होगा। ठीक है, अगले लेक्चर में हम देखेंगे इसके आगे का लेक्चर्स, मतलब इसके आगे के आर्टिकल्स, यानी डीपीएसपी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। और हाँ, अगर आपको इसमें डाउट है कुछ, अभी भी मुझसे अगर चाहिए 1-to-1 इंटरेक्शन करना, तो सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक दिए गए नंबरों पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मुझसे आके डायरेक्टली मिल भी सकते हैं, जो एड्रेस आपके सामने फ्लैश हो रहा है। चलिए कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।